ओके। सो मंजूषा, वॉइस आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिएगा। यस सर, वॉइस आ रही है सर। ओके। सोहम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो मंजूषा, अब हम लोग अपना फॉर्मल इंटरव्यू शुरू करते हैं, है ना? यस तो सर। आप मुझसे ये बताइए कि आप अपना परिचय शॉर्ट में आप दें आप। सर मैंने क्लास 10th और 12th की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से की है। और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पटना विमेंस कॉलेज से कंप्लीट किया है 2021 में। सर उसके बाद से मैं बिहार सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ सर। ओके। आप की ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थी आपकी? सर मेरी ऑप्शनल हिस्ट्री थी सर। हिस्ट्री थी आपकी। मुझे आप ये बताइए कि हिस्ट्री ऑप्शनल के कैंडिडेट होने के नाते आप अगर मान लीजिए कल को गए बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आपको एक पद मिलता है, आप एक चयनित हो जाती हैं, तो हिस्ट्री ऑप्शनल आपको कैसे हेल्प कर गया आपके सर्विस में? सर हिस्ट्री पढ़ने से हमें बिहार राज्य के बारे में पता चलता है। हम्म। और कोई पर्टिकुलर प्लेस है उसकी भी जो हिस्ट्री होती है, हम्म। उससे कई चीजें जो करंट सोसाइटी है वो हम्म। उससे हम्म। रिलेटेड होती है। तो अगर ओके। हमें हिस्ट्री वहाँ की पता होगी, बिहार के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो हम्म। हम ज्यादा बेटर तरीके से आज के प्रेजेंट सिचुएशन को समझ पाएंगे और उससे हमें हेल्प मिलेगी हम्म। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करने में सर। ओके। आपने इस वर्ष किसी पार्टी को वोट दिया था? लास्ट ईयर बिहार में विधानसभा इलेक्शन हुआ था जी 2000। सर। आपने किसी को वोट दिया था? किसी पार्टी को आपने? यस सर, मैंने दिया था। तो आपने दिया था वोट? सर ये बताना नहीं चाहिए सर मेरे ख्याल से। ओके। सो मुझे आप ये बताइए, आपके पास तीन ऑप्शन है ना? और आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी, विवाह भी आप करेंगी, आपके पास तीन जो है ऑप्शन में देता हूं। पहला, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये तीन ऑप्शन है। अगर आपको विवाह के क्रम में अगर आपको सिलेक्ट करना हो एक ग्रूम के तौर पे, तो सीक्वेंस वाइज बताइए कि सबसे फर्स्ट रैंक में कौन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, और उसके पीछे कारण भी बताइएगा। सर सर अभी मैं नहीं सोच पा रही हूँ, सॉरी सर। ओके। अह, अच्छा ये बताइए, अगर हम अपने इतिहास के पन्नों में झांकने का प्रयास करें, सो आप किस लीडर से मिलना चाहती हैं अगर आपको टाइम ट्रेवल करने का मौका मिले इतिहास में? सर मैं गांधी जी से मिलना चाहूंगी सर। आपको नहीं लगता है कि गांधी का कोई बड़ा रोल नहीं था देश के आजादी में? सर मेरा मानना है, और ऐसा है भी सर, कि गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में सर। और उनके जो आइडियल्स थे जैसे कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा के, सर उसने न सिर्फ हमें आज़ादी दिलाई बल्कि उसके बाद भी ये इंडिपेंडेंट इंडिया के इम्पोर्टेंट फिलॉसफी का हिस्सा है सर। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कई ऐसी चीजें हैं अवशेष के तौर पे जो अभी भी मिल रही हैं। आप मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज थी, खास तौर पे इतिहास के पन्नों में ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको विचलित किया? और खास तौर पे जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जिसे जिसने आपको चकित किया कि अच्छा ये भी था उस दौरान? सर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सर धोलावीरा में जो रिजर्वायर मिला है सर, वाटर रिजर्वायर, सर उससे काफी चकित होते हैं। और मैं भी हुई सर कि कैसे इतना प्लान्ड तरीके से वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्टोरेज के लिए हम्म। व्यवस्था बनाई गई थी सर। ओके। और कौन सी ऐसी घटना है जिसने आपको इतिहास के पन्नों में विचलित किया? सर सर मैं अभी याद कर पा रही हूँ, जैसे बंगाल फेमाइन जो आया था सर, ओके। उसमें
विचलित आप किया मुझे ये बताइए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है या हिंदी में? हिंदी में आप काफी अच्छा जवाब दे रही हैं, इंग्लिश में आप सर। कंफर्टेबल हैं आंसर करने में आप? सर हिंदी में कंफर्टेबल हूँ सर। ओके। अभी जैसा कि आपने बात किया वाटर रिजर्वेयर का, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यूनाइटेड नेशन ने पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पूरे वर्ल्ड के लिए कितना डिक्लेयर किया हुआ है? सॉरी सर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है सर। अभी हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने कब्जे में, यानी वहां के प्रेसिडेंट को अपने कब्जे में लिया। मुझे आप कोई ऐसा कारण बताइए जो इसका सबसे बड़ा रीजन रहा हो कि क्यों ऐसा हुआ था, सर क्यों? जो हाँ हाँ, जी जी। हम्म। सर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बताया जा रहा है, वो उन पे चार्ज लगाया जा रहा है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पे हम्म। चार्ज लगाया जा रहा है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में और इसमें उनकी संलिप्तता है। हम्म। लेकिन सर जो एनालिस्ट द्वारा कारण बताए जा रहे हैं, और यूएस ने भी कहा है सर, इससे ये पता चल रहा है कि ऑयल भी एक बड़ा कारण है। ऑयल और ही एक बड़ा कारण है, ठीक है। मुझे आप बताइए, बिहार में कितने राज्य हैं? सर सर बिहार में राज्य सर। जी। सर बिहार में डिस्ट्रिक्ट है सर। मैंने पूछा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य की परिभाषा है, उसके अंतर्गत अगर हम ध्यान से देखने का प्रयास करें तो बिहार में कितने राज्य हैं उस मुताबिक? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाई। आपको मालूम है अनुच्छेद 12 में कितने राज्य के प्रकार हैं, राज्य में क्या क्या आते हैं? सर सर शेड्यूल 12। मैंने आर्टिकल 12 की बात की थी। अच्छा सर, आर्टिकल 12 में सर यस सर, राज्य सर, यस सर। सर पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, ठीक ये है। भी राज्य के अंदर ही आते हैं आप सर। आप मुझे बताइए, आपको ऐसा लगता है कि जुडिशियरी स्टेट का पार्ट है? सर सर नहीं सर, जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट का पार्ट नहीं है सर। ओके। अभी आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बिहार से नक्सलिज्म को एंड करना चाहती है। इसका जी बशर्ते डेडलाइन दिया गया है। मुझे आप बताइए कि अगर आप कमांडेंट होती सीआरपीएफ कोबरा बटालियन की, तो आप बिना किसी वायलेंट मेथड के आप कैसे पूरी तरीके से नक्सलिज्म को डिसमेंटल करती बिहार से? सर, बिना वायलेंस के सर यही तरीका है कि हम लोग डेवलपमेंट पे ध्यान दें, और जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है नक्सल अफेक्टेड एरियाज की, उनको गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ें, और हम्म। उनको सारे जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं वो मुहैया करवाएं, वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, और और जिससे कि वो मुझ मिल। मुझे आप अपनी 3 ऐसी क्वालिटी बताइए जिसके कारण मैं आपको सिलेक्ट ना करूं। सर सर ऐसा तो कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं सिलेक्ट ना हो पाऊँ सर। सर मुझ में कमियां हैं, लेकिन सर ऐसी कोई क्वालिटी तो नहीं है जिससे मैं सिलेक्ट ही ना हो पाऊँ। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है सर्विस में आपकी? सर फर्स्ट मेरी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस है। लास्ट क्या है आपका? सर लास्ट, सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर कहीं पा रही। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर तो नहीं है आपका? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। आप ये मुझे बताइए, आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहती हैं, आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई थी? सर मेरा ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हुआ है। 21 में हुआ, तो 21 से लेकर आप 25 तक आपको कोई सफलता मिला, कहीं जॉब कर रही थी आप? सर मैं जॉब नहीं कर रही थी, सर मैं बीपीएससी की ही तैयारी कर रही थी, उसी का एग्जाम दे रही थी। कहीं सर ऐसा तो वो नहीं कि आप बेरोजगारी दूर करने आ रही हैं आप इधर? सर नहीं, ऐसा नहीं है सर। सर मैं लोगों की सेवा भी करना चाहती हूँ, और सर साथ में ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है, तो सर मेरे लिए एक जॉब सेटिस्फाइंग जॉब अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन सर मेरा उद्देश्य लोगों की सेवा करना भी है सर। ओके। मुझे आप बताइए, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे आप एक जिले में तैनात हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको डिप्लॉय किया है ताकि आपके जिले में अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट हो पाए, है ना? और
उसी दौरान आपको मालूम चलता है, क्योंकि आप सिंगल चाइल्ड है अपने मदर की, और आपको मालूम चलता है कि आपकी माँ बहुत सीवियर कंडीशन में है, आईसीयू में भर्ती है, और आपको इलेक्शन कमीशन छुट्टी नहीं दे सकता, और उस जगह से जहां आपकी पोस्टिंग है वहां से आपकी घर की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। आप कैसे डील करेंगे? आपको किसी का सहयोग नहीं लेना, आप अपनी माँ की भी देखरेख और इलेक्शन की भी मैनेजमेंट कैसे करेंगे एक ही समय पे? सर मैं किसी सर मैं अपने किसी अ, वहाँ पे किसी से हेल्प ले सकती हूँ सर, हम्म। कि वो मेरी माँ के पास जाके उनको जो भी सहायता है वो प्रदान करें। हम्म। और सर मैं इलेक्शन की ड्यूटी निभाऊंगी सर, और जब मैं मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं अपने घर जाऊंगी सर। ओके, आपने कान में पहना हुआ है आपने, है ना? जी ये बताइए वो कौन सी मेटल का बना हुआ है? सर, गोल्ड है। आपको ऐसा लगता है गोल्ड कहीं ना कहीं एक दिखावे का कारण है, आदमी दिखावा में फंस जाता है, ऐसा है क्या? सर ये डिपेंड करता है, हमेशा ऐसा नहीं है सर। इसको इसके कई सारे कारण भी हैं, कल्चरल रीजन भी है सर, और कुछ लोग दिखावा भी करते हैं। चलिए, और आपने कल्चर की बात कर ही दी, तो मुझे आप ये बताइए आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी गार्डनिंग है सर। गार्डनिंग है। अभी आपने हाल ही में गार्डनिंग में कोई नया प्लांट को प्लांटेशन किया आपने? सर मैंने अपराजिता का पौधा लगाया है सर। ये बताइए अपराजिता का पौधा, क्या इसका महत्व है, धार्मिक महत्व मुझे बताइए। सर धार्मिक महत्व है इसका, इसको ये पूजा में चढ़ाने के लिए सर इसका यूज होता है। आपके लिए धर्म बड़ा या कर्म बड़ा? सर दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, हम्म। लेकिन मैं मानती हूँ सर कि कर्म ही धर्म होना चाहिए। अगर मैं आपको चुनने के लिए बोलूं बिना किसी डिप्लोमेसी के, मम्मी और पापा, तो आप किसको सिलेक्ट करेंगे आप? सर दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर। लेकिन अगर आपको एक सिलेक्ट करना हो, क्योंकि एक बहुत बड़े चिंतक ने कहा कि समटाइम्स वी शुड टेक फेवर एंड अ पर्टिकुलर पार्टी, हमें एक तरफ होना चाहिए, एक दल की तरफ होना चाहिए। मुझे बताइए आप किसकी तरफ होना चाहती हैं आप? सर अ, सर ऐसे तो चूज नहीं कर सकते, बट सर जस्ट फॉर द सेक ऑफ चूजिंग मैं पापा को चूज करती हूँ सर। ओके। मेरी अंतिम प्रश्न आपसे ये है, मान लीजिए आप बिहार में आप अधिकारी के तौर पे चयनित हो जाती हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी सर्विस में कंट्रीब्यूट करेंगी? बिहार सरकार को क्या ऐसा देंगी आप? सर मैं जो सबसे पहले तो जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं जिन्हें सच में ज़रूरत है गवर्नमेंट सर्विसेज की, हम्म। उन तक गवर्नमेंट सर्विस को पहुंचाने का काम करूंगी। जैसे कि महिला हैं और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम्म। तो ये ये सब। बताइए, नीट आपने सुना होगा, नीट एग्जामिनेशन, मुझे मालूम है आपको इसके बारे में ज्ञान होगा। आपको क्या लगता है जो नीट एग्जाम है या फिर जो अदर एग्जामिनेशन हो रही यहाँ पे धांधली हो रही है, इसका क्या भारत के इन्फ्लेशन पे प्रभाव पड़ेगा? बहुत गहरा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। सर मैं एक सेकंड सोच सकती हूँ सर। जी जी, प्लीज। सर मैं अभी नहीं सोच पा रही हूँ, सॉरी सर। चलिए, भेबी जी राम जी, अभी आया हुआ है कानून, आपकी क्या मातृभाषा है? सर मेरी मातृभाषा हिंदी है सर। हिंदी है, तो आप हम सभी को, शुभम सर, पृथ्वी सर और मुझे, आप मान लीजिए हम सभी लाभार्थी हैं। बीबी जी राम जी जो हमारा कानून है, आप अपनी भाषा में हमें समझाइए, आप एसडीएम के तौर पे कैसे आप हम सभी को समझाएंगी, कन्विंस करेंगी? अ, सर एक नया कानून आया है, हम्म। विकसित भारत विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो हम्म। कि पुराना जो स्कीम मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको ये रिप्लेस करता है। ओके। सर जो पुराना कानून था उसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी सर, हम्म। लेकिन ये जो नया कानून है उसमें 100 दिन से 125 दिन बढ़ा दिया गया है। और सर इसमें अ, जो स्टेट का जो देने स्टेट का जो होता है, अ, सर वो भी बढ़ गया है सर। ओके।
शुभम सर, आपके कोई प्रश्न है? हाँ सर, मैं पूछ सकता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ओके। सो मंजूषा मंजूषा जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर। एक सबसे पहला चीज़ मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि नर्वस हैं क्या आप? सर थोड़ा सा। बट अभी जैसे वार्तालाप हुआ आपका, इतनी देर में तो आप शायद कंफर्टेबल हो चुकी होंगी। जी सर। जी सर। आपने धर्म और कर्म का बात किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म को श्रेष्ठ बोला आपने। अब ये बताइए हमें कि कर्म जरूरी भी है, धर्म भी जरूरी है। जो कर्म किया जा रहा है वो भी जरूरी है। क्यों जरूरी है वो अभी रुक जाइए, बस एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा इन्वायरमेंट आपके सामने तैयार करूंगा, उसमें आप बताइएगा कि अपना ब्रेनस्टॉर्म करिए और बताइए कि मुझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे हम लोगों ने बोला, आपने बोला कि कर्म जरूरी है। अमेरिका का कर्म क्या था? व्हाट यूएसए डिड टू वेनेजुला। और वेनेजुला ही क्यों? ठीक है, पहले सुनिएगा। जैसे महाभारत में अंग्रेजी में दिया हुआ है कि यू डिड एवरीथिंग टू मेंटेन पीस, नाउ गो गिव देम द वॉर दे वांट। जिसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं कि हतो वा प्रशस्ति स्वर्ग जित्वा व भवोक्ष मह्यु, तो तस्माद्दिष्टि कौन्तेय युद्धाय कुनिश्चय। इसका मतलब जो अंग्रेजी में मैंने बोला वही चीज है। अब मुझे ये बताइए कि वेनेजुला की ऐसी क्या गलती थी, या वेनेजुला ने ऐसा क्या किया, या वेनेजुला क्यों ऐसा अपने आप को मने इम्प्लीकेट कर रहा है कि यूएसए जैसा कंट्री वेनेजुला पे अटैक किया। एक एनवायरनमेंट तैयार करके मैंने दिया, ठीक है? बट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है कि वो एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल रिलेशन पे है, बट वेनेजुला ही क्यों? कोलंबिया भी हो सकता था, ड्रग्स तो वहां भी चल रहा है, कोकेन है, सिविल वॉर है ना? तो वेनेजुला ही क्यों? सर अभी सर जो सर वेनेजुएला में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। सर कहाँ पे ये है? भी सर वेनेजुएला में। वेनेजुला में कहाँ पे है? सर सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। ओके, माराकाइबो एक जगह है, वहां पे है। माराकाइबो एक लेक है वहां पे। वेनेजुला वर्ल्ड का सबसे बड़ा तेल का रिजर्व है, ठीक है? तो वेनेजुला को ही क्यों चुना गया? वेनेजुला का आपने 2 साल 3 साल पहले का आपने हिस्ट्री देखा कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत अच्छे से गुजर रहा था। नोट छापे उन्होंने, वो गलती आज यूएस भी कर रहा है। बट वेनेजुला ही से क्यों टारगेट किया गया? व्हाई वेनेजुला वाज टारगेटेड? सर यूएस का यही कहना है सर, जो चार्जेस लगाए हैं वेनेजुएलन प्रेसिडेंट पे कि हम्म। वेनेजुएला जो है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। और सर सर और एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये ऑयल के वजह से सर यूएस ने जो है ये अटैक किया है सर। ओके। तो क्या आपको लगता है कि मेक्सिको में ज्यादा ड्रग का सप्लाई है या फिर ड्रग कॉन्सिक्वेंसेस है इन कंपेयर टू वेनेजुला? यस सर, रिपोर्ट्स की माने तो मेक्सिको से ज्यादा आता है सर, जो ड्रग सप्लाई है यूएस में। लेकिन कोर मकसद क्या हो सकता है जो यूएस ने अटैक किया? कोर मकसद क्या था? व्हाट वाज द कोर टारगेट? सर सर ये हो सकता है कि अ, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया जाए जो यूएस के साथ अच्छे से कोऑपरेट करे। ओके। तो बट
आपने पनामा कैनल का नाम सुना होगा। यस सर। ओके। पनामा कैनल, वाई यूएसए टारगेटेड पनामा कैनल, बट वो पनामा एक अलग कंट्री हो गया। तो पनामा को भी टारगेट किया जा सकता था, जो कि यूएस करता आ रहा है हमेशा। ठीक है। जी पर सर। कोलंबिया भी एक जगह था जहाँ पे उसका सबसे बढ़िया मार्केट होता है अगर ड्रग्स के मामले में। इन सबको देखा जाए तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी एक हिस्ट्री रहा है हमारा, है ना। यस सर। तो यूएस कैसे डील किया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। डील कैसे किया था। सॉरी सर, इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको गार्डनिंग बहुत पसंद है। जी सर। ओके, आपके इंस्पिरेशन कौन है। सर गार्डनिंग में। नहीं नहीं, गार्डनिंग में नहीं, जनरली आपके इंस्पिरेशन कौन है जो आपको इंस्पायर करते हैं। सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ओके। कलाम साहब जब, कलाम साहब का फैन मैं भी रहा हूँ, उनके इंस्पिरेशन मेरी भी, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है वो तो न्यूक्लियर टेस्ट करने में क्यों, इन सॉरी, क्यों लाइक, जैसे इंदिरा गांधी, सॉरी भूल जाता हूँ। ओके, इंदिरा गांधी के टाइम में भी ये टेस्ट होने वाला था, बट वाजपेयी जी के समय क्यों हुआ। वाई, उस समय भी प्रेशर था यूएस का। ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा, वाई वाज दैट मेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द यूएसए। जब इंडिया ने बना लिया तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब यूएस सन बंद रह गया, और क्या क्या सैंक्शंस लगे जिनकी वजह से सरकार गिर गई थी वाजपेयी जी की। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, क्वेश्चंस ज्यादा टफ लग रहे हैं क्या। अच्छा, कोई सर बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक साधारण सा सवाल देखा जाए। फिल्में देखती हैं आप। सर ज्यादा नहीं, अभी नहीं देख पा रही हूँ सर। अच्छा अच्छा, गाने वाने तो सुनने के शौक होंगे आपको। जी सर। कभी पुराने गाने कभी। या नए गाने। सर मैं पहले सुनती थी सर, अभी थोड़ा मैंने बंद कर दिया है सर। अच्छा, मतलब काफी डेडिकेटेड है आप पढ़ाई को लेके। जी सर। नहीं, अच्छी बात है, डेडिकेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपने लिथियम, हम लोगों ने खोजा है, वो आपको पता होगा, काफी चर्चित विषय रहता है लिथियम का, है ना। एक छोटा सा सवाल है कि वाई लिथियम इज इम्पोर्टेंट टू अस, हमारे लिए क्यों लिथियम जरूरी है। ठीक है। और सिर्फ लिथियम जरूरी ही नहीं, ये हमारा इंडियन एज अ एनर्जी रिसोर्स के लिए लिथियम क्यों इम्पोर्टेंट है। कोई भी दो पॉइंट आप बता सकते हैं। सर पहला तो लिथियम हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो हम्म इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इससे सर बचेंगे। हम्म और सर दूसरा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में भी लिथियम का काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो हम्म, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो उसके लिए भी हमें सर चाहिए लिथियम। ओके। लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई। वाई वॉज पानीपत द थ्री वॉर्स, मैंने तीन ऐसे पॉइंट बताइए कि हम लोग पानीपत को ही क्यों चुना गया लड़ाई के लिए, यानी युद्ध के लिए, एज देयर वॉज मेनी अदर प्लेसेस एज वेल। ठीक है, बट वाई। सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, वो एक बफर जोन जैसा एरिया था। और सर वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज भी थी जो कि मतलब युद्ध के लिए वो एक परफेक्ट एरिया था।
और सर इसीलिए वहाँ पे। बट ऐसी क्या चीज थी जो युद्ध के लिए उसको श्रेष्ठ बना रही है कि भाई चलो वहीं पे ही लड़ाई करेंगे और कहीं नहीं लड़ना हमको? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। ओके, कोई बात नहीं। ओके, चलिए, इस अच्छा लगा आपसे मिलके। एक और छोटा सवाल करते हैं। ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट रहा है? जी सर, पढ़ा है। ओके। खादर और भांगर के बारे में बताइए। सर जो खादर मिट्टी होती है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और हम्म। जो भांगर होती है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। और दोनों एलुवियल सॉइल के प्रकार होते हैं जो कि नदियों द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। बिहार में कौन सा नदी में सबसे ज्यादा पाया जाता है खादर और भांगर? किस एरिया में ज्यादा है बिहार में? सर ये गंगा नदी के आसपास का जो एरिया है उसमें ज्यादा है सर। ओके। हम लोगों ने देखा कि छोटा नागपुर प्लेटू पठार जो है, छोटा नागपुर पठार और पूर्वांचल का पठार के बीच में एक पैसेज है जहाँ गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और महानंदा बहती है। ठीक है। क्यों हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े हम लोग? ठीक है। ऐसा क्या था कि वो पैसेज क्रिएट हुआ? व्हाट वाज द मेन रीजन? अच्छा, इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है ना, पूछ सकता हूँ ना अंग्रेजी में? यस सर। ओके, व्हाई वाज दैट पैसेज फॉर्म? मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि व्हाई वाज दैट पैसेज फॉर्म। क्योंकि पूर्वांचल का जो पठार था और छोटा नागपुर का जो पठार था, वो दोनों एक जगह कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और ये 66 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। तो ऐसा क्या एस्पेक्ट हुआ, ऐसा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ जहां पे 300 मीटर की ऊंचाई जमीन थी, वहां पे आज सिर्फ हल्दिया तक आते आते या फिर कोलकाता या सागर आइलैंड तक आते आते 2 मीटर का बेस लाइन रह गया, यानी जो मीन सी लेवल जो है। सर सर मैं एग्जैक्ट रीजन रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर, लेकिन कॉन्टिनेंट सर जब ड्रिफ्टिंग हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो सर सर उस टाइम ये मालदा फॉल्ट क्रिएट हुआ था सर। आपको लगता है कि ये मालदा फॉल्ट है? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। वेदरिंग हो सकता है इसमें? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। ओके। महाराष्ट्र में आप देखिए कि मुंबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। दक्कन का पठार है। ओके। ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लोग क्यों चाहते हैं कि दूसरा एक राज्य बने? ये एक समय का न्यूज में रहा है, चर्चित नहीं रहा है लेकिन एक समय का न्यूज में रहा है, जो कि ज्योग्राफिकली, भूगोल के अगर देखा जाए तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। कि वो एक सोचने वाली बात रही है। क्यों कैपिटल और जो बाकी जो एंड ऑफ अ स्टेट है टुवर्ड्स ईस्ट, महाराष्ट्र में हो गया, ये अलग अलग हो गया। जो भी स्टेट है, कुछ स्टेटों में कैपिटल दूर रहते हैं। तो ऐसा ज्योग्राफिकल कंडीशन, ऐसा ज्योग्राफिकल कारण क्या हो सकता है? व्हाट वाज द ज्योग्राफिकल रीजन बिहाइंड इट? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। अब हम लाइक पृथ्वी सर को हम लोग ये कर देते हैं। उससे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओवर टू पृथ्वी थैंक यू सर। सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। पृथ्वी सर, आइए सर। हाँ, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है ना? सर जी सर। हेलो मंजू सर, आप ये बताएं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में आप आना चाहते हैं अपने, मैंने सुना था। तो आप ये हमें बता सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या होता है, इनका क्या काम होता है, आपको इनके बारे में पता है? सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम यही है कि जो भी गवर्नमेंट के
प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, और सर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करना सर। अच्छा, तो आप बिहार के किस रीजन में आते हैं, साउथ वाले या नॉर्थ वाले रीजन में आप आते हैं? सर साउथ। साउथ रीजन में। तो आप हमें ये बताएं कि बिहार के जो साउथ रीजन है वहाँ पर एग्रीकल्चर जो क्षेत्र में क्या क्या ऐसा चीज है जिसके कारण हम बिहार के साथ साथ भारत के कई राज्यों में और साथ साथ में हम विदेशों में हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ऐसा कौन कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है? सर एक तो ग्रेन्स ही है, वीट राइस प्रोडक्शन जो होता है उसी को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कौन सी राइस? सर सॉरी सर, मुझे वैरायटी का नाम नहीं पता। अच्छा, आपके इलाका में मतलब साउथ रीजन में हमें एक राइस को, जैसे कि हम बात कर लेते हैं बासमती राइस, तो बासमती राइस को जीआई टैग मिला है कि नहीं मिला? सर मिला है सर। अच्छा, जीआई टैग कौन देता है और क्या इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे हमारे वस्तुओं को और हमारी चीजों को, क्या इससे क्या बेनिफिट्स मिलता है? सर जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है सर। सर डिपार्टमेंट का नाम सर कॉमर्स डिपार्टमेंट शायद देता है सर। कॉमर्स डिपार्टमेंट। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर। ओके। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि चाइना और इंडिया के बीच में कुछ दिनों पहले जनसंख्या के लेकर के काफी ज्यादा रेस देखने को मिला है। तो आप हमें बताइए कि जनसंख्या हमारे देश के लिए कितना अच्छा है, जनसंख्या बढ़ना, या कितना बुरा है? आप इस पे हमें थोड़ा टिप्पणी दें। सर ये डिपेंड करता है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सर अगर हम अपने पॉपुलेशन को स्केल करेंगे और सर ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग में और सर बेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में एंगेज हो सके, तो सर देश को ग्रोथ ही मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और सर बट अगर हम लोग इस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए तो सर उसके बाद सर वो एक डेमोग्राफिक डिजास्टर होगा सर। क्या क्या डिजास्टर हो सकते हैं? सर एक तो पोवर्टी बढ़ सकती है सर, क्योंकि सर हम लोग अपने जो कैपिटल मैन पावर है उसका यूज नहीं कर पाए, तो इस वजह जैसे आपने से। बोला एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिल सकता है, तो कैसे भुखमरी कैसे आ सकती है? ये दोनों कैसे एक दूसरे के ओपोनेंट हो सकते हैं? आप एक बात तो कह रहे हो कि जैसे कि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, और एक तरफ कह रहे हो कि हमें भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है, ये कैसे हो सकता है? सर अगर हमने एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करना एक चैलेंज होगा सर। सर इससे जो है एग्रीकल्चरल क्राइसिस आ सकता है सर। ठीक है, तो आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इस चीज को आप किस तरीका से मेंटेन कर सकते हैं? आपका सर तो ये काम रहेगा। जो गवर्नमेंट के प्लान्स पॉलिसीज रहते हैं उसी को मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, और सर जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा दूंगी, और सर जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करूंगी एग्रीकल्चर में। अच्छा, तो ये बताइए कि बिहार में जो भी सामान इंपोर्ट होता है दूसरे कंट्री से उसका आप रोड मैप बता सकती हैं क्या क्या हो सकता है? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझी सर। जैसे कि बहुत सारे भारत की बात या बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में अमेरिका के भी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं, तो किस डायरेक्शन से, किस दिशा से आते होंगे और कहाँ कहाँ से हो करके आता होगा, आप मुझे ये बता सकते हैं? क्या उसका रोड मैप होगा? सर जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है ओके। सर सर जो पैसिफिक रीजन से जो आते हैं वो सर सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अच्छा, विंझिनम पोर्ट का नाम सुने हैं? विंझिनम पोर्ट।
यस सर। कहाँ सर पर है साउथ। और अच्छा, ये इसका क्या बेनिफिट है इंडिया को? सर बेनिफिट ये है कि वहाँ पे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जिससे कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प मिलती है इंडिया को। तो ऐसे तो बहुत सारे इंडिया में पोर्ट हैं, लेकिन हमें केरला में जो ये पोर्ट बनाई गई है, आखिर ये क्या रीजन था, क्या जरूरत है उसकी पोर्ट को बनाने की? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ इसको। ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमें अभी हाल फिलहाल में हेपेटाइटिस बी नाम सुने होंगे। जी सर। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन पे चर्चा की जा रही थी, वैक्सीनेशन के लिए कि उसके वैक्सीन बनाए जाएंगे। हेपेटाइटिस बी के, हेपेटाइटिस ए के बन चुके हैं, बी के बन चुके हैं, सी के बनाने की बात हो रही थी। आखिर हेपेटाइटिस बीमारी होती क्या है और इसका क्या जरूरत है हमारे वैक्सीनेशन की? सर ये वायरल डिजीज है, और सर इसमें जो हेपेटाइटिस सी है वो ज़्यादा सीरियस बीमारी है, इसीलिए अच्छा, इसका सर। वायरल डिजीज आपने बोला, वायरल डिजीज क्या होता है, आप थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दें। सर जो वायरस के संक्रमण से फैलता है उसको वायरल डिजीज कहते हैं। ओके, आगे और आगे सर ये कंटिन्यू करें। इन्फेक्शियस होता है। अच्छा, ये क्या एसटीडी डिजीज है कि नहीं है ये? सर एसटीडी सर वायरल नहीं है सर। सर ये ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से होता है। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ये बताइए कि आप महिला है, महिला क्षेत्र में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव में आएंगे तो काफी कुछ बदलाव कर सकती हैं, और महिला होने के नाते आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे? जो हमारे कानून अभी चल रहे हैं, उस कानून के द्वारा अच्छा एक रूप क्या देना पसंद करेंगे? सर जो बिहार गवर्नमेंट की रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो तो सर है ही, और मैं जो करूँगी वो सर जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो गर्ल्स के लिए है, अ, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बाइसिकल योजना, इन सब का लाभ दूंगी जो गर्ल चाइल्ड है उनको। और सर जो जीविका दीदी प्रोग्राम है उस पे भी मैं सर अवेयरनेस फैलाऊंगी सर, मैं ये करूंगी। तो आप सिर्फ महिलाओं का ही विकास सोच रही हैं? मैंने ये बोला कि महिला होकर के आप किन किन के विकासों पर चर्चा करेंगे, तो आप सिर्फ ने महिलाओं के विकास के बारे में बात किया। सार्वजनिक विकास में आप क्या क्या योगदान दे सकते हो? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई थी। सर सार्वजनिक विकास में सर एजुकेशन सेक्टर में मैं काम करना चाहूँगी, जिससे कि लिटरेसी रेट बढ़ना हो गया, और सर एनरोलमेंट रेट बढ़ना हो गया, सॉरी सर। और सर जो गवर्नमेंट स्कीम है उसी को बेटर इम्प्लीमेंट करना, जो भी सरकार की स्कीम्स है उनको अगर मैं बेटर इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी तो सर सभी वर्ग होंगे उन सबको लाभ मिलेगा सर। ओके, अभी हम लोग सरकारी स्कूलों के डेटा को हम देखते हैं हम लोग, तो पहले की तुलना में बच्चों का एडमिशन तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन साक्षरता लेवल में थोड़ा सा जो उनके लेवल में गिरावट आ रही है। इसका क्या कारण आप दे सकते हो, उसको कैसे सुधार लेकर के आएंगे? सर साक्षरता लेवल कम है सर लेकिन जो अभी रिसेंट कास्ट सर्वे हुआ था बिहार में उसमें सर 2011 सेंसस के हिसाब से थोड़ा लिटरेसी रेट बढ़ा ही है। और सर जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो तो अभी वैकेंसी जो फुलफिल हो रही है उसके वजह से बढ़ा है, और बाकी गवर्नमेंट इसके लिए प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रही है जैसे टीचर ट्रेनिंग करना, और सर सर शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके तहत काम हो रहा है, ये सर। अच्छा, ये भी बिहार में ठंडा ज्यादा बढ़ चुकी है, और कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। आप हमें बता सकते हैं कि क्या होता है ये, और क्यों पहले की तुलना में ठंडी ज्यादा लग रही है? वैसे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके वेस्टर्न डिस्टरबेंस के? सर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के वजह से जो नॉर्थ इंडिया है उसमें
रेनफॉल भी आती है सर, जो कि राबी क्रॉप्स के लिए यूजफुल होता है सर। और सर बाकी मैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि आप फंडामेंटल राइट्स तो आप पढ़ी होंगी। जी सर। अगर मान लीजिए कि आपको मौका मिले कि कोई फंडामेंटल राइट्स को एक कोई भी एक राइट्स को मुझे हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो आप किस राइट्स को हटाना पसंद करेंगे? सर सारे राइट्स जो हैं वो सबको एम्पावर करने के लिए हैं, सिटीजन्स के लिए। तो सर मैं किसी को हटाना नहीं चाहूंगी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल जो हमारी डीपीएसपी है, नीति निदेशक तत्व है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है? सर फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सेबल है, और डीपीएसपी जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल राइट्स देता है और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है, जबकि जो डीपीएसपी है वो सोशियो इकोनॉमिक राइट्स देता है और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है। Okay. अच्छा, एक तेलंगाना में भी केस हुआ था कि एक सुसाइडल केस था, और सुसाइडल केस पे वो लड़के को बचाया गया था। तो एक्चुअली ऐसी क्वेश्चन उठता है कि हमारे आर्टिकल 20 के 1 के अकॉर्डिंग सुसाइड और यूथेनेशिया दोनों वर्ड का वहां जिक्र किया गया है। आप एक दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हमें थोड़ा बता दें। सर सुसाइड तो जब इंसान खुद की जान को लेने के लिए अटेम्प्ट करता है उसे सुसाइड कहते हैं। और ये इंडिया में अलाउड नहीं है सर। अ, और सर यूथनेसिया जो है वो सर जब स्टेट अलाउ करती है, अ, जब कोई पर्सन वेजिटेटिव स्टेट में होता है या किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको उसकी लाइफ को डिप्राइव करने का डिसीजन जब स्टेट देती है तो सर उसको यूथनेसिया कहते हैं। ओके। तो आप मुझे ये बता दें कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगे? सर मैं सर्विस में आना चाहती हूँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से मैं बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहती हूँ और वहीं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ सर। तो अगर आपको मान लो सेवा ही करना है, तो इसके लिए तो आप एनजीओ ज्वाइन कर सकती थी, और भी कोई बहुत सारा तरीका है। सामाजिक संस्थाएं ज्वाइन कर सकती थी। ये इसमें आने का क्या कारण है? इससे क्या आपको क्या साबित करना चाहती है कि मैं इसमें आकर के मैं सबको सेवा कर पाऊंगी? सर ये एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है सर, जिसमें कि अ, मैं एक अच्छे बेटर मैकेनिज्म से स्टेट के थ्रू जो है सेवा कर पाऊंगी सर। स्टेट के थ्रू। ओके। तो आप जैसे आपने बताया था कि आपका एक तो कोई क्राइटेरिया नहीं था कि हाँ मुझे ये वाला जॉब, नीचे लेवल तक आपने नहीं सोचे थे, तो आप हमें बताएं कि इस सेक्टर में कौन कौन से जॉब आप, अगर मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं मिलता है, तो कौन से जॉब आपको और बेहतर लगेगा इसके अलावा? सर जो मेरी अदर प्रायोरिटीज है सर, जी। वो तो है ही सर, लेकिन मुझे जो भी जॉब मिलेगा सर मुझे वो एक्सेप्टेबल है। और सर मैं सेवा करने जा रही हूँ तो सर कोई भी जॉब मैं अच्छे से पूरी ईमानदारी से ही निभाऊंगी सर। ओके। अच्छा, ये बताइए कि एक कंडीशन मैं आपको देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं अभी? सर अनमैरिड। ओके। अगर मान लीजिए कि आपकी शादी होती है और किसी अलग लैंग्वेज के पर्सन है जिनको अलग भाषाएं आती है, और दोनों के बीच में एक सुलह करवानी हो, और वो आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, और वो जो है आप जो है उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दोनों पेरेंट्स को समझाना हो, ठीक है, तो आप क्या ऐसा कदम उठाएंगे जिसके कारण आप दोनों को एक समझा सकते हैं कि हमारा कल्चर आपका कल्चर दोनों का डिफरेंट है, तब भी हम साथ रह सकते हैं? ऐसे में आप क्या ऐसा करेंगे जिसके कारण आप दोनों परिवार को एक साथ लेके चल सकते हैं? सर सर मैं उनकी लैंग्वेज को सीख सकती हूँ जितना मुझसे हो पाएगा। और सर फिर सर ये एक तरीका है कल्चरल एक्सचेंज का भी, और
इससे बेटर कम्युनिकेशन भी हो पाएगा सर। अच्छा, ठीक है, लैंग्वेज सीख पाएंगे, लेकिन संस्कृति यानी कि कल्चर, ये कल्चर को कैसे, आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं कि कल्चर को एक्सेप्ट करने का, उनके फैमिली आपके कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सर मैं उनके कल्चर भी कुछ फॉलो कर सकती हूँ ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस मिले कि डाइवर्स लोग भी एक साथ रह सकते हैं सर। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी। अच्छा, इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने कुछ हमारे एक स्कीम टाइप निकाली, आप हमें बता सकते हैं इसके लिए क्या बिहार गवर्नमेंट की स्कीम निकली है इस लेवल पर? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। ओके, अच्छा, महिला सशक्तिकरण के लिए कौन कौन से बिहार की स्कीम है, आप हमें उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, थोड़ा सा। सर जीविका दीदी के लिए बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है सर। और ओके। बिहार में रिजर्वेशन है महिलाओं को 50% जो पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में है। और 35% जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में है और गवर्नमेंट जॉब में है सर। सर और सर जो मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बाइसिकल योजना है। और सर अभी रिसेंटली जो आया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये है सर। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है आपसे, कि देखिए, अब बिहार के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बिहार से बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस और जो सर्विसेज में सभी ज्वाइन करते हैं, लेकिन तब भी बिहार अपने बाकी राज्यों की तुलना में पिछड़ा कहलाता है। आखिर इसका कारण क्या है, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो इसे आप कैसे अपर लेवल पर ले आने की कोशिश करेंगे? सर इसका कारण एक ये है कि बिहार से जो है माइग्रेशन होता है, जो स्किल्ड लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं और बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की भी तलाश में और बेटर वर्क की तलाश में भी करते हैं सर। तो जो टैलेंटेड पूल है उसकी कमी भी हो जाती है, ये भी एक कारण है। और सर जो अभी बिहार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया है, ये भी एक कारण है सर। सर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस हमारा जो कंडीशन है पिछड़ा राज्यों में गिनती आती है, आप इसे कैसे रिवाइव कर पाएंगे पोस्ट पे जाने के बाद? सर और इसे रिवाइव करने के लिए बिहार गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है सर, जो माइग्रेंट लेबरर्स के लिए है। सर सर और बिहार का जो 7 निश्चय 3 प्रोग्राम है उसमें भी जो योजनाएं हैं उससे भी बिहार के जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि बिहार में अब ग्रोथ हो रहा है और वो आ सकते हैं और यहाँ पे ही बिहार में अपना योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुणाल सर के पास चलते हैं। ओके, सो मंजूषा, योर फॉर्मल इंटरव्यू इज ओवर। आप जी सर। रिलैक्स रहिए। मुझे जी पता इंटरव्यू गया आपका। सर अच्छा गया सर, क्वेश्चन काफी टफ थे सर तो मैं आंसर नहीं कर पाई कई क्वेश्चंस को। ओके, आप मुझे बताओ, आप मेरे फुल टाइम मेंटरशिप कैंडिडेट रहे हैं पास्ट में, और लंबे समय से मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, क्लासरूम यस। के रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ कि आप मेरे से क्या सीखे थे इंटरव्यू के दौरान। मतलब ये सारी चीजें इंटरव्यू को लेकर मैं काफी गाइड कर चुका हूँ पहले भी क्लास में, क्या सीखा? सर आपने कहा था कि कॉन्फिडेंट रहना है और अम, अच्छे से मतलब जो आ रहा है उसको बस प्रेजेंट अच्छे से करना है। ये मालूम है आपको, जब आप मैं प्रीलिम्स में गाइड कर रहा था, मेंस के आंसर राइटिंग चेक कर रहा था, मैंने कहा था कि मंजूषा थोड़ा कॉन्फिडेंट रखो। जब आप कॉपी में बोलते कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं लिखा पाएगा, तब भी मैं कहता था कि एक बार प्रयास करो, हो जाएगा, और आप अच्छा लिखती थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि आज आपसे मेरी बात हुई और आपने कहा कि सर इंटरव्यू मेरा कहीं खराब तो नहीं जाएगा। यस। आज मेरी मंजूषा से बात हुई थी, हमारी अपनी स्टूडेंट हैं। मैंने इनको कहा कि एक बार दे कर देखो। आई एम टेलिंग यू मंजूषा, आई हैव टेकन 3300 प्लस मॉक इंटरव्यू with the chairman and board members of the UPSC and BPSC also in the past.
बहुत पहले मैंने लिया है, अभी भी कई बोर्ड मेंबर के साथ ले रहा हूँ। उन सभी चीजों को देखने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बेटर कैंडिडेट हैं। और अगर मुझे मार्क्स देना हो तो मैंने जितने बच्चों को दिया लगभग एग्जैक्ट मार्क्स मिला है सबको। मैंने जो बोला सेम मॉक इंटरव्यू में जो दिया गया वो इंटरव्यू में जाने के बाद एग्जैक्ट वही मार्क्स मिला, या 3-4 नंबर ऊपर नीचे मिला है। आपको मैं आज के पूरे मॉक इंटरव्यू को देखते हुए 83 मार्क्स दे रहा हूँ। क्या कहना है शुभम सर, पृथ्वी सर, 83 मार्क्स ठीक है? सो 83 मार्क्स मैं आपको दे रहा हूँ। Sir, she जी is a well-deserving candidate, sir. ओके। Really highly impressed जी with the answers and the logic, sir. जी बिल्कुल सर, 83 85 के बीच में बिल्कुल उनको मार्क्स मिल सकता है, और तो काफी मेहनत भी करती हैं ये। पृथ्वी सर, मंजूषा में आपके आप में जो देखा मैंने, आपने एक सबसे बड़ी गलती ये की, कुछ गलतियों पे भी बात कर लेते हैं। आपको मैंने बोला था कि मम्मी या पापा, तो आपने बोला था सर पापा। तो पापा, देखो ये ऐसी चीज है ना कि यहाँ पर यू कैन नॉट सेलेक्ट वन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। ऐसी स्थिति में आप ये उत्तर दीजिए कि सर ये मेरे लिए दोनों ही प्रेरणा स्रोत हैं, मैं दोनों में से किसी को नहीं चूज करना चाहूंगी। आपको मैंने राइट टू प्राइवेसी वाले इशू पे फंसाया था कि आप किसको वोट दी थी। आप आपने बहुत अच्छे से डील किया कि सर ये मेरा राइट टू प्राइवेसी, इसलिए मैं बता नहीं सकती। दूसरा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे थोड़ा काम करना है आपको। आप थोड़ा वहां पर कंफ्यूज हुई थी, आप डील नहीं कर पा रही थी। और थोड़ा सा स्टैटिक वाला पोर्शन को देख लेना, है ना, जो मैंने लिखा हुआ है पॉलिटी, या फिर स्टैटिक जो भी, मान लो इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, इसके बाद आपका हिस्ट्री हो गया, इसको थोड़ा एक बार देख लेना, ऑप्शनल पे काम कर लेना। और देखो जो आपका हॉबी है ना, गार्डनिंग है, बहुत बड़ा एरिया है। इसके जगह आप 2 हॉबी रख लीजिए जहां से कम क्वेश्चन खड़ा होगा। पहला तो यह है कि आप लिख दो कि सर मैं ट्यूटरिंग कर रही थी। इससे बेनिफिट ये होगा कि पिछले 4 वर्षों से कहीं ना कहीं आप बेरोजगार नहीं थी, है ना, आप कुछ अर्न कर रही थी, है ना। और लिख दीजिए कि सर ये मेरा हॉबी भी है। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन ही खड़ा होगा। खूब होगा तो खड़ा होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ बताइए, है ना, या फिर वर्मा कमेटी या उन्नी कृष्णन जो केस था जिसमें बोला गया कि भाई एजुकेशन को जोड़ा जाए, है ना, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकती हैं, ज्यादा नहीं बनेगा। तो मैं बोलूंगा यही रख लीजिए, या फिर आप रख लीजिए कि बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करना, उनके एक्सपीरियंस को समझना। ये दोनों में से कोई एक पकड़िएगा। नॉलेज आपका ठीक था, लेकिन थोड़ा स्टार्ट पोर्शन को रिवाइज कर लीजिए, करंट अफेयर को देख लीजिएगा। करंट अफेयर के लिए यही मैं बोलूंगा कि अच्छा, कितनी तारीख को आपका इंटरव्यू है मंजित साहब का? सर 24 जनवरी को। 24 जनवरी को है। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको सारा वो भेज दूंगा जो जो कंटेंट रिक्वायर्ड है फॉर द इंटरव्यू। लेकिन अभी से थोड़ा सा करंट अफेयर देखना शुरू कर दो, है ना। दूसरी बात, एनर्जेटिक वॉइस रखो। इतना डाउन क्यों फील कर रहे थे आप? सर मुझे लग रहा था कि अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इसीलिए। अच्छा कोई नहीं, लेकिन एनर्जेटिक वॉइस रखना है। और बाकी मुझे कोई ऐसा देखा नहीं। एक चीज और, ये जो इरेलीवेंट है बेटा, ये सब से थोड़ा बचना, है ना, क्योंकि इरेलीवेंट क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम क्यों ही उनको क्वेश्चन दें। आई का जो ग्लास आप लगाएंगे नेचुरल है आपका, लेकिन इस पे आपको काम कर लेना है कि क्या लेंस है, कितना आई साइट, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। क्या कौन से साड़ी प्लान किए हो वहां पर पहनने के लिए आप? सर एक सिल्क साड़ी है, तो कोई लाइट डिजाइन? पिंक कलर में। नहीं सर, डिजाइन नहीं है सर। ठीक है, बहुत अच्छा है। ठंड होगा तो ब्लेजर तो पहन के जाओगे। जी सर। नेवी ब्लू ब्लेजर पहन लीजिएगा। जी सर। ब्लाउज कोशिश करो कि गला वाला नहीं होता है, यहाँ तक वाला हो। यस सर, वैसा ही है सर। इसके बाद जब भी जैसे पैनल में जाना, इंटरव्यू हॉल में जाना, तो अपने चलने के वॉक स्टाइल पे थोड़ा फोकस कर लेना कि ऑफिसर जैसा है कि नहीं। घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे मैं एक बार ऑफलाइन मॉक लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी आप हैं तो उसमें समझा दूंगा कैसे कैसे क्या करना। वी विल टेक मैनी सेशंस। देखिए, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएं तो चेयर के सामने जाकर खड़ा हो जाना है और सिर्फ चेयरमैन को विश। ये देखो कि आपको आफ्टरनून में मिला है, इवनिंग में या मॉर्निंग में, जिस समय भी आप इंटरव्यू देने जाएं, उस दौरान टाइम के अनुसार उनको विश करें। जैसे गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम हुआ क्या था सर कि एक बच्ची गई, गुड मॉर्निंग बोल दी, है ना, दोपहर 12 बजे। और जब मैंने पूछा उससे, मंजूषा सी सेड की सर उस समय मैं बोली थी, इस वजह से मेरा कम मार्क्स आ गया। तो होता है ऐसा, है ना। वो देखते हैं ना कि इसको टाइम का ही नहीं पता है कि इस समय क्या विश करना है। दूसरी चीज की, इसके अलावा जितने अदर मेंबर्स होंगे उनको ऐसे अदब से, ऐसे, है ना, ऐसे करके कर लेना है। उनको ये नहीं बोलना है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। इसको मिमिक्री कहते हैं,
है ना। दूसरी चीज की ऐसा नहीं करना है, प्रणाम सर, प्रणाम सर, इसको बटरिंग कहते हैं। इंटरव्यू डेकोरम में बहुत खराब माना जाता है। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसा सिखा रहे हैं, कई सिलेक्टेड अधिकारी सिखा रहे हैं। मैं चेयरमैन सर के साथ भी मैंने कई मॉक लिया, बोर्ड मेंबर्स के साथ, उन्होंने सीधा कहा है कि पूरी तरीके से गलत है ये, ऐसे नहीं किया जाता, न जाने कौन सिखा रहा है ना। तो इस सब से बचना है बेटा। दूसरी चीज कि जब आप बैठे, जब तब तक आपको बोलने के लिए बैठने के लिए बोला ना जाए, तब तक आपको बैठना नहीं है। और अगर आप बैठ गए तो इस बात का संपूर्ण ध्यान रखना है कि आपका जो हाथ हो एकदम ऐसे होना चाहिए, है ना। ठीक है। दूसरा कि एकदम ऐसे, एकदम सीधा ऐसे बैठना है ना। आपके घुटने पे आपको अपना हाथ रखना है, ज्यादा पैर नहीं फैलाना है, क्योंकि पैर फैलाना ये माना जाता है कि आप एंटी फेमिनिस्ट हैं, है ना, महिलाओं को स्पेस नहीं देंगी अपनी ऑफिस में। इसलिए नॉर्मल अपना पैर ऐसे करके बैठना है और उसके ऊपर ऐसे पैर हाथ रखना है। जब भी आपसे कोई पहला प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर तो दीजिए, लेकिन उस उत्तर में आप ऐसे वर्ड्स को डालिए जो आपके एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया से रिलेटेड हो, ताकि पूरा इंटरव्यू आप हाईजेक कर लें। वो चाहते हैं कि आप हाईजेक करें, तो आपको हिंट, आप जब तक उनको हिंट दोगे ना, तब तक वो आपको भी। देखो मेरा सिंपल ही, मैं हर बच्चों को कहता हूँ, भैया आप हिंट दीजिए। आप अगर आप हिंट देंगे तो इतना तो क्लियर है कि आपका इंटरव्यू आपके पक्ष में जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। एक चीज और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मान लो कि वो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, तो फिर आप जैसे ही उत्तर कंप्लीट नहीं किए फिर से दोबारा पूछ दिए, तो वहीं पर रुक जाओ, फिर दूसरे प्रश्न में लग जाओ, है ना। उनको बोलो कि सॉरी सर, फिर आप दूसरे प्रश्न में चले जाइए, है ना। क्योंकि अगर मान लो पूछ रहे हैं और आप सिर्फ उसी का उत्तर दिए जा रहे हैं, तो इसको भी निगेटिव माना जाता है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो आपका पूरा आंसर सुन लेंगे, इसके बाद ही दूसरा प्रश्न का शुरुआत करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चन पूछा गया, आपको 6-7 क्वेश्चन नहीं आ रहे, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, नॉलेज टेस्ट आपका हो चुका प्रीलिम्स मेंस में। यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इन सभी चीजों को ज्यादा देखा जाता है। इनफैक्ट आई विल टेल यू, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन का भले 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका वेटेज 70% है, 65 to 70%। अरे भाई आपका नॉलेज चेक कर चुके हैं वो। नॉलेज का रोल 20% होता है, 20 से 25%, बाकी 5-5% ड्रेसिंग सेंस एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन जितना कम वेटेज है उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो, है ना। तो कई बार होगा कि आपको पॉलिटिकल मुद्दों पे फंसाएंगे, सिंपली बोल दीजिएगा सर आई सपोर्ट न्यूट्रलिटी, आई सपोर्ट डेवलपमेंट सर, है ना। कहीं भी किसी को टारगेट मत करना, कोई पर्टिकुलर केस में चीज में फंसाने का प्रयास करें तो बोल दो कि सर जैसा कि BR अम्बेडकर ने कहा, अपने ऊपर मत लेना, किसी स्कॉलर का नाम ले लो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, और बाकी मैं आपको फोन पे बताऊंगा ही। इंटरव्यू सेशन में आपको लूंगा तो काफी चीजें समझाऊंगा, है ना। तो इसके बाद हम ये देख लेंगे कि आपका क्या प्रश्न है, उस पर भी मैं आऊंगा। शुभम सर, आप कुछ कहना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं मंजूषा को? सर वेल डिजर्व कैंडिडेट है सर, हम्म इसमें हम्म कोई दो राय नहीं है। और एक्चुअली मेरे जो क्वेश्चंस थे सर, मेरे क्वेश्चंस ब्रेनस्टॉर्मिंग पे थे। और हम्म कोशिश किया कि अगर हो सके तो आप एक बार ये चीज बताइए कि आपका ओपिनियन क्या कहता है। आप अपना जो पढ़े हैं आपने, क्या वो उस चीज को आप लिंक कर सकते हैं जो रियलिटी में हो रहा है, किताबी ज्ञान वर्सेस रियलिटी। तो इट्स रियली इनक्रेडिबल टॉकिंग टू हर, इंटरव्यूइंग हर, और वेरी फैसिनेटिंग। मंजूषा, आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर योर थैंक यू इंटरव्यू सर। अहेड ऑफ इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इट्स थैंक यू सो मच सर। कंप्लीट साइन ऑफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। प्रिंसिपल थैंक यू। का कोई थैंक यू। मंजूषा को? जी सर, इन्होंने काफी अच्छे तरीका से अपने बात को रखा था। और मैं बस इस पे फोकस करना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक्स और जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पे थोड़ा ये फोकस कर ले। तो वो, क्योंकि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी के जो एग्जामिनेशन मैंने इंटरव्यू में देखे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एसएससी के इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इस सेक्टर में भी क्वेश्चंस को ये डाला जाए। तो इसको आप जरूर कर लें, जो कि इकोनॉमिक सेक्टर का एक बेस्ट पॉइंट बन जाता है। अभी हमारा एक क्या फाइनेंशियल ईयर भी आने वाला है। तो इससे पहले जो हमारा बजट
पेज आएगा तो उससे रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस जरूर उठेंगे, उस पर थोड़ा खाली कर लेना। बाकी आपका बहुत अच्छा था, आप इस तरीका से ज्ञान आपके पास काफी अच्छा है, उसको डिलीवर भी ठीक कर पा रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन, जैसे कुणाल सर ने कहा कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि उसमें ही थोड़ा आपको थोड़ा ड्रॉबैक्स दिखाई दे रहे थे। बाकी तो काफी अच्छा था, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो आपका एग्जाम 24 को, आप अच्छे तरीके से आप उसे इंटरव्यू को टैकल करें, और ये अच्छे से जॉब जरूर जल्दी से जल्दी इसको अप्रोच कर लें। मंजू थैंक यू सर, सो आपको मच। और कोई मेंबर से कोई प्रश्न है? मैं तो आपसे एक बार बात कर लूंगा, अदर मेंबर से कोई है तो आप पूछ लीजिए। सर नहीं सर, मेरा हॉबी से ही क्वेश्चन था कि सर बड़े बुजुर्ग से बात करना लिखेंगे बताएंगे तो सर फिर वो लोग को ऐसा तो नहीं लगेगा कि इसका कोई हॉबी नहीं है, ऐसा सर? देखिए, ये भी एक है ना, मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने एक लड़की का, अभी मैं मॉक ले रहा हूँ, रेवेन्यू ऑफिसर है, वो लास्ट टाइम उसका 93 मार्क्स आया था। और उस लड़की ने भी ऐसा ही कहा था, है ना। हॉबी पे इनफैक्ट उससे 6-7 क्वेश्चन पूछे गए घुमा फिरा के। टोटल उसे 21 प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 5 क्वेश्चन का उत्तर नहीं दी, बाकी 16 क्वेश्चन का उसने उत्तर दिया, जिसमें 6 क्वेश्चन तो हॉबी पे ही था, है ना। और क्वाइट बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू गया था, इवन सी स्कोर 93 मार्क्स। तो यही वाला हॉबी था, तो ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, ये पूछ सकते हैं कि आप क्या उनसे बातचीत करते हैं, तो बोल सकते हैं कि सर मैं पुराने उनके एक्सपीरियंस जो है वो सीखने का प्रयास करती हूँ, है ना। वो कैसे प्रबंधन में वो कैसे रहे, है ना, परिवार को या फैमिली मैनेजमेंट में क्या उन्होंने रोल प्ले किया, अलग अलग चीजें उनसे मैं सीखने का प्रयास करती हूँ। तो ये पॉजिटिव जाएगा, है ना। और उसको अपने अनुसार एथिकली लागू करने का ही प्रयास करती हूँ अपने जीवन में। बस हो गया, है ना। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा, आई विल टेल यू, कि ट्यूटरिंग कर दो वहां पे, होम ट्यूटरिंग। इसमें दो बेनिफिट है। पहला कि आप बेरोजगार नहीं थे, आप कुछ ना कुछ आ रहा था। दूसरा, आपकी हॉबी भी चल रही थी, हॉबी भी इंजॉय कर रहे थे। तो इसको कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा, है ना। सर ट्यूटरिंग में मुझे ये डर लग रहा है कि ऐसा कुछ क्रॉस क्वेश्चन वो करेंगे तो फिर झूठ नहीं बोला जाएगा सर, ये डर लग रहा है। मैं बताऊं आपको, देखिए एक चीज और समझिएगा। जैसे अगर गार्डनिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको लगता है कि नहीं सर मैं गार्डनिंग डील कर लूंगी, उससे जो भी क्वेश्चन आएगा, तब तो रख लो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि ये वाइड एरिया है, अब उसको हम हम्म, प्रिपेयर करने जाएंगे, उससे अच्छा है कि हम ट्यूटरिंग रख ले, इसमें कुछ प्रिपेयर भी नहीं करना है हमको। और जो क्वेश्चन आएंगे वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे सारे। तो वो देख लो, अगर आप यू आर कंफर्टेबल विद द गार्डनिंग वाला हॉबी में, देन इट इज ओके। बट इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, जस्ट गो विद द होम ट्यूटरिंग। बस, और क्या, कुछ नहीं। ठीक है, ओके बेटा, मैं बात कर लूंगा वैसे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, एसटीओ मंजू सर हमारी। थैंक यू सो मच। ऑल द ओके, बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।